गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं क्लास 10th का जो सीबीएसई का बोर्ड का मैथ्स का पेपर होने वाला है कल, उसके बारे में बताना है किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और क्या पैटर्न रहेगा पेपर का, और वहाँ पे किस तरीके से हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। जो जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मोस्टली होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है बच्चों को, तो उनको बहुत अच्छे से और शॉर्ट फॉर्म में कैसे और ये आसानी से सॉल्व किया जा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ओके, तो जिस तरीके से आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है कि मैथ्स के पेपर के बारे में बात हो रही है, और हम पहले तो जो कल पेपर होना है बोर्ड का उसके ब्लूप्रिंट के बारे में बात करते हैं कि किस टाइप से किस चैप्टर में कौन कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ओके, चलिए पेपर की बात करूं अगर, तो पेपर आपका 5 सेक्शन में डिवाइडेड है। सेक्शन ए 1 मार्क क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, और जो 20 क्वेश्चन होंगे वो 20 मार्क्स। सेक्शन बी 2 मार्क्स क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन होंगे और 10 मार्क्स होंगे। सेक्शन सी 3 मार्क्स क्वेश्चन होंगे, 6 क्वेश्चन होंगे और 18 मार्क्स का हो जाएगा ये। सेक्शन डी 5 मार्क के क्वेश्चन होंगे, 4 क्वेश्चन होंगे और ये 20 मार्क्स का हो जाएगा। और सेक्शन ई 4 मार्क के क्वेश्चन होंगे जो केस स्टडी पे हो गया, मान लो पैराग्राफ दिया होगा उसके ऊपर बेसिस आपके से 2 ऑब्जेक्टिव, एक सब्जेक्टिव होगा। 2 ऑब्जेक्टिव एक एक मार्क का होगा और एक जो आपका सब्जेक्टिव होगा 2 मार्क का होगा। तो इस तरीके से ये आपके 3 क्वेश्चन होंगे जो 12 मार्क्स हो जाएंगे, और ये आपका पूरा टोटल आपका जो 80 मार्क्स का पेपर होगा। ओके, तो अभी हम आगे समझते हैं कि टॉपिक वाइज कितने क्वेश्चंस आपके में आएंगे और क्या क्या उनके मार्क रहेंगे। ओके, चलिए। तो इस तरीके से अगर मैं देखूं स्क्रीन पे मैंने ऑलरेडी दिखा के रखा हुआ है कि किस टॉपिक से किस चैप्टर से कितना वेटेज है आपके पेपर में। तो सबसे पहले बात करें अगर मैं रियल नंबर्स की, तो रियल नंबर्स में आपका एक क्वेश्चन एमसीक्यू का है, 1 मार्क का। एक क्वेश्चन 2 मार्क का रहेगा और एक क्वेश्चन 3 मार्क का रहेगा। इस तरीके से 6 मार्क के आपके रियल नंबर से क्वेश्चन आएंगे। पॉलिनोमियल्स की बात करें, सेकंड चैप्टर की बात करें, तो यहाँ से भी एक एमसीक्यू रहेगा, एक 2 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, तो यहाँ से इसका आएगा 3 मार्क का क्वेश्चन। लीनियर इक्वेशन की बात करें तो 2 क्वेश्चन एमसीक्यू के होंगे और एक क्वेश्चन 3 मार्क का होगा। इस तरीके से ये 5 मार्क का आपका लीनियर इक्वेशन से आएगा। क्वाड्रेटिक की बात करें तो एक क्वेश्चन एमसीक्यू रहेगा 5, और एक क्वेश्चन 5 मार्क का रहेगा। जो 5 मार्क का क्वेश्चन होगा मोस्टली ये वर्ड प्रॉब्लम ही हो सकता है। तो ये आपका हो गया, या फिर प्रूविंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें वो डिस्क्रिमिनेंट जीरो कर देते हैं, रूट्स इक्वल कर देते हैं, उसके ऊपर बेसिस जो क्वेश्चंस होते हैं। और या इक्वेशन निकालनी, या 2-3 क्वेश्चन मिक्स भी कर सकते हैं कि रूट्स निकलवा सकते हैं, या फिर कोई क्वाड्रेटिक देंगे और उसके रूट्स अल्फा बीटा है और उसके ऊपर कोई दूसरे अल्फा बीटा के ऊपर कंडीशन देके एक नई क्वेश्चन बनवा सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं 5 मार्क के। तो ये टोटल क्वाड्रेटिक आपका 6 मार्क का आने वाला है। फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे 2 एमसीक्यू होंगे 2 मार्क के, और इसके बाद एक क्वेश्चन 4 मार्क का होगा। तो एमसीक्यू ऑब्वियसली बात है, ये जो बेसिकली हमेशा होता है ना कि एसएन दिया हुआ है और उसके बाद आपसे फर्स्ट टर्म पूछ लिया, इस टाइप के जो बेसिकली क्वेश्चन होते हैं वही रहता है मोस्टली एमसीक्यू में। या फिर वो निगेटिव फर्स्ट निगेटिव टर्म्स कौन सा होगा, इस टाइप से पूछ सकते हैं। और 4 मार्क की बात करें तो यहाँ भी वही हो रहा है कि सम के ऊपर रहला कि एपी का जो सम का फॉर्मूला है उसके ऊपर बेस क्वेश्चन होगा। बस यही ओके। 4 मार्क में यहाँ पे मैंने देखा कि वो अच्छी केस हिस्ट्री यानी कि एक प्रॉपर पैराग्राफ दिया होगा, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होंगे जिसमें एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव होंगे और एक क्वेश्चन सब्जेक्टिव होगा। तो ये टोटल आपका 6 मार्क का हो जाएगा। फिर ट्रायंगल की बात करते हैं, तो 2 एमसीक्यू रहेंगे हमारे पास। एक क्वेश्चन 2 मार्क का रहेगा और एक क्वेश्चन 5 मार्क का रहेगा। तो ट्रायंगल का वेटेज देखा जाए तो सबसे ज्यादा है यहाँ पे 9 मार्क का। वो तो देखा जाए तो कॉन्सेप्ट वाइज सबसे कम चीजें हैं यहाँ पे, तो काफी अच्छा चांस है यहाँ पे सबसे ज्यादा मार्क लेने का। फिर बात करें 7 चैप्टर की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यहाँ पे 2 एमसीक्यू रहेंगे और एक आपका 4 मार्क का जो केसीटी वाला क्वेश्चन होगा। तो इसमें भी होता है कि वो नॉर्मली वो कुछ पॉइंट्स दे देंगे या कोई भी डिस्टेंस फॉर्मूला वगैरह या सेक्शन फॉर्मूला यूज कराने के टाइप के क्वेश्चन होंगे उसमें। तो ये 6 मार्क का क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर आती बात टिग्नोमेट्री की। टिग्नोमेट्री में 2 एमसीक्यू आएंगे, एक 2 मार्क का क्वेश्चन होगा, एक 3 मार्क का क्वेश्चन होगा। 3 मार्क क्वेश्चन मोस्टली प्रूविंग वाला ही होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से देखें तो 7 मार्क का आपका टिग्नोमेट्री हो गया। फिर एप्लीकेशन ऑफ टिग्नोमेट्री एक क्वेश्चन है 5 मार्क का, तो अच्छा खासा क्वेश्चन होगा, 5 मार्क की बात है, तो अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा। तो ये 5 मार्क का इकलौता एक क्वेश्चन आएगा। अब आती है बात सर्कल की। सर्कल में एक क्वेश्चन एमसीक्यू रहेगा, एक क्वेश्चन 2 मार्क का रहेगा, एक क्वेश्चन 3 मार्क का रहेगा, तो 6 मार्क का हो गया। एरिया रेड सर्कल में एक क्वेश्चन एमसीक्यू रहेगा और एक क्वेश्चन आपका फिर से वही 4 मार्क का क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आ गया आपका 5 मार्क के क्वेश्चन में। 5 मार्क के हो गया सर एरिया रेड टू सर्कल से। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की बात करें तो 2 एमसीक्यू रहेंगे यहाँ पे और एक 3 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। तो इस तरीके से
टोटल आपका 5 मार्क का सर्फेस एरिया एंड वॉल्यूम हो जाएगा। स्टेटिस्टिक्स की बात करते हैं तो 1 मार्क का अपना एमसीक्यू रहेगा और 5 मार्क का एक और क्वेश्चन, यानी कि ये क्वेश्चन में ही तुम्हें मीडियन और मोड और मीन निकालने को बोल सकते हैं। तो ये आपके 6 मार्क का टोटल हो गया और प्रोबेबिलिटी में 2 एमसीक्यू रहेंगे और एक 3 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। तो मेरे हिसाब से इस चैप्टर में ज्यादा है भी नहीं और ठीक है। तो ये 5 मार्क के क्वेश्चन होंगे। इस तरीके से टोटल कवर करते हैं तो ये आपका 80 मार्क का पूरा पेपर हो जाएगा। तो आप देख दो, देखा जाए तो हर चैप्टर से उन्होंने 1 या 2 क्वेश्चन एमसीक्यू लिए ही है, सिर्फ एक ये 9th वाला चैप्टर छोड़ा जाए तो, और इसमें एक एमसीक्यू बनाना भी थोड़ा टफ होता है। तो इसका मतलब हर क्वेश्चन हर टॉपिक से एक ना एक एमसीक्यू आना ही है, और बहुत ही बेसिक, अगर ध्यान से देखो तो हर चैप्टर के कुछ स्पेशल हैं जो हमें पता होते हैं कि हाँ यही आने हैं। तो अब आगे हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एमसीक्यू हैं और कई बार बच्चे बहुत टाइम लगा देते हैं, तो उनको कैसे बड़ी आसानी से और शॉर्टकट तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो चलिए देखते हैं उन क्वेश्चंस को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बोर्ड से रिलेटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे बड़ा जो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ वो ये है कि कुछ टॉपिक्स हैं हमारे, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, और हमारा लाइंस एंड एंगल मतलब ट्रायंगल की बात करें, हम ज्योमेट्री की बात करें अगर, तो उनमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं बच्चों के। अभी तो ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 4 आंसर होंगे और उसके बेसिस पे हमें अपना राइट आंसर सेलेक्ट करना होगा। तो इसमें क्या होता है कि इसमें मेथड मायने नहीं रखता है कि बच्चा किस मेथड से सॉल्व कर रहा है, क्योंकि हमें सब्जेक्टिव नहीं देना है, हमें प्रॉपर मेथड लिखने की जरूरत भी नहीं है वहां पे। तो हमारा फोकस होता है कि हमारा आंसर कैसे और जल्दी से आ जाए और राइट हो जाए और टाइम हमारा बच सके। तो मैथ्स में सबसे ज्यादा टाइम की ही बात होती है कि हमें टाइम के साथ ही अपना पेपर खत्म करना होता है। तो इस पूरे वीडियो में एक्चुअल में आज बात करने जा रहा हूँ कि कैसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो अक्सर बच्चे अपने सीबीएसई पैटर्न पे नॉर्मल तरीके से सॉल्व करते हैं, तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो कुछ अदर बोर्ड में कुछ कॉन्सेप्ट हैं, जैसे आईसीएससी बोर्ड में कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट हैं, जो हमारा सीबीएसई का बच्चा अगर उन्हें फॉलो करता है तो अपने कुछ क्वेश्चन बहुत फास्ट तरीके से सॉल्व कर सकता है। कॉन्सेप्ट बहुत नया नहीं है जो ऐसा लगे कि बोर्ड के जस्ट 2 दिन पहले कुछ नया पढ़ना पड़ रहा है, तो ऐसा नहीं है, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन उससे हमारा टाइम बहुत बच रहा है। तो आज हम कुछ ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इस वीडियो में, जिससे आपको हेल्प मिले अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए और बड़ी आसानी से आप अपने आंसर्स को फाइंड कर पाए। ठीक है फिर चलिए फिर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। Okay. जिस तरीके से हम देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि ट्रायंगल एबीसी and PQ is a line segment intersecting the AB and P and AC in Q, तो such that PQ is parallel to BC। तो ये हमें एक्चुअल में क्वेश्चन में गिवन है। तो जब भी हमें स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम अपना ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं इस तरीके से। जो इन्फॉर्मेशन दी है मेंशन कर लेते हैं ए बी सी एंड पी क्यू, और पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। अब क्वेश्चन ने कहा है कि ये क्या कर रहा है, जो ये पैरेलल लाइन ड्रॉ की है उसने क्या किया, ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। इक्वल पार्ट्स यानी कि वो एरिया वाइज बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू इक्वल है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी सी क्यू पी। इन दोनों के एरिया आपस में इक्वल है, और सपोज कर लेते हैं ये ए है, तो यानी कि इसका एरिया ए यूनिट स्क्वायर हो गया, इसका एरिया ए यूनिट हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना हो जाएगा आपका, ए प्लस ए 2 ए। अब हमें ये बात पता है कि हमारा एक थ्योरम है कि क्या कोई दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनका एरिया का रेशियो साइड के स्क्वायर टाइम्स होता है। तो देखो यहाँ पे ये सिमिलर क्यों होंगे, बहुत सीधी सी बात है कि एंगल पी इक्वल टू एंगल क्यू करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल क्यू एंगल सी करस्पॉन्डिंग एंगल्स, दो एंगल काफी होते हैं सिमिलरिटी के लिए। तो इस तरीके से हमें यहाँ से प्रूव हो गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू इज सिमिलर एरिया ऑफ ट्रायंगल, सॉरी, ट्रायंगल पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी बाई ए। और जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड के रेशियो जो होता है वो आपस में इक्वल हो जाते हैं, और एरिया के रेशियो साइड के स्क्वायर टाइम्स हो जाते हैं। तो यहाँ से अगर ये सिमिलर हो गए तो हम लिख सकते थे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल क्या, साइड के रेशियो, यानी कि हमें जो चाहिए था, हमें चाहिए बीपी एंड ए बी का रेशियो। तो पहले हम एपी और ए बी फाइंड करते हैं, फिर बीपी और ए बी फाइंड कर लेंगे। तो ये देखो एपी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हमारे पास थ्योरम है कि एरिया अगर सिमिलर है तो ये हमारे पास इस थ्योरम से हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑलरेडी ए कितना हो गया, एरिया ऑफ एपी क्यू हो गया ए, और एरिया ऑफ एबीसी हो गया 2 ए। तो इस तरीके से ए पी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर बन गया हमारे पास किसके बराबर, 1/2। तो साइड का रेशियो में क्या मिल जाएगा यहाँ पे, तो साइड का रेशियो मिल गया ए पी अपॉन ए बी इक्वल, जब रूट ले लेंगे तो 1/√2। इसका मतलब ये 1 आया और ये पूरा √2 हो गया। अब देखो जब ऑब्जेक्टिव है तो दिखाने की जरूरत नहीं वो एक्स है या रूट,
√2x है, तो हम ये वाली लेंथ की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, √2 - 1। तो इसका मतलब हमें पूछा गया AP अपॉन AB, तो कितना हो जाएगा, √2 - 1 अपॉन √2। तो इस आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, √2 - 1/√2। क्लियर हुआ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है इस बार बोर्ड में, इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझ लो। क्लियर हुआ। साइड बस सिंपल, तो थ्योरम क्या लगे हमने यहाँ पे, कि जो एरिया का, दो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया का रेशियो साइड के स्क्वायर टाइम्स होता है। और इस तरीके से आप इसमें बताए ना, मेथड की जरूरत नहीं है आपको, आंसर मायने रखता है। तो आंसर हमारा यही आ जाएगा, √2 - 1/√2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा ये भी ट्रायंगल का है, और यहाँ पे हमें क्या क्या रखा है, फिर से देखते हैं। डी इज पैरेलल टू BC, और AD गिवन है 1.5, एंड साथ में दिया है 2BD इक्वल टू 2AD। इसका मतलब हमारे पास ये हो जाएगा 3। तो ये हमें ऑलरेडी 1:2 के रेशियो में मिल चुका है। अब हमें फाइंड करना है दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो, यानी कि अगर ये इसका एरिया मैं A ले लेता हूँ और ये क्वाड्रेटिक का एरिया B ले लेता हूँ, तो इनडायरेक्टली हमें फाइंड करना है A/B। ठीक है ना। अब A/B डायरेक्टली तो आप फाइंड कर नहीं सकते। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, कि हमें पता है कि जब सिमिलर पैरेलल लाइन होती है, तो जो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि ये सिमिलर ट्रायंगल हो जाते हैं आपस में। कौन सा, कि ट्रायंगल ADE इज सिमिलर ट्रायंगल ABC। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, तो उनके एरिया के रेशियो साइड के रेशियो के स्क्वायर टाइम्स हो जाते हैं, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे, AD/AB। और ये रेशियो ऑलरेडी आपको पता है कितना है, ये हमारा अगर 1 है, ये पार्ट 2 है, तो ऑब्वियसली ये 3 हो गया। रेशियो के हिसाब से बात की जाए तो इस तरीके से ये आ जाएगा 1/3 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारे पास जो इन दोनों का रेशियो है, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, लेट सपोज कर लेते हैं, हमारे पास 9x आ जाएगा। 9 क्यों, क्योंकि ये 1/9 आ चुका है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE कितना हो गया हमारे पास, x। तो क्वाड्रिलेटरल BCED कितना रह जाएगा, 9x - x, यानी कि 8x। तो इस तरीके से जो हमें आंसर चाहिए वो कितना हो जाएगा, x/8x, x कैंसिल आउट, यानी कि 1/8। तो फाइनली हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा इसका, बी पार्ट हो जाएगा, और 1/8। क्लियर। तो मोस्टली क्वेश्चन इसी लॉजिक पे ही आते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। तरीके से अगर हम देखें, अपना थर्ड क्वेश्चन जो है, ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। कोलिनियर वाला कॉन्सेप्ट बहुत आता है एक्चुअल में। अब देखो, इसको जो हमारे स्कूल लेवल पे अगर मैं CBSE की बात करूं, तो इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से, कि जब भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं, तो मैं जो पहले हम देखो डिस्टेंस जो हम करते हैं वो समझते हैं बात को CBSE के पैटर्न पे। इस तरीके से समझ लो, अगर मैं कहता है ये A है, ये B है, और ये C है, लेट सपोज ये कुछ इस तरीके से कोलिनियर होते हैं, तो ऑब्वियसली ऐसा होता है। तो यहाँ पे हम प्रूविंग में क्या करते हैं, हम निकालते हैं पहले AB की लेंथ, फिर हम निकालते हैं BC की लेंथ, और फिर हम निकालते हैं AC की लेंथ, और फिर हम ये दिखा देते हैं कि AC इक्वल टू AB प्लस BC। तो ये कोलिनियर हो जाता है। तो बेसिक हमारा रिलेशन ये रहता है, और इसकी हेल्प से हम अपनी बात सॉल्व करते हैं, अपने क्वेश्चन पे जो भी पूछोगे उस तरीके से देखते हैं। पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। 3 बार आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और उसके बाद फाइनली क्वेश्चन सॉल्व करनी पड़ेगी। तो ये बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो ये सारी चीजों से बचने के लिए हम कोलिनियर के लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, वो भी ICSE बोर्ड का। CBSE बोर्ड में ये चीजें नहीं बताई जाती हैं, क्योंकि हम स्टेट ऑफ लाइन यहाँ नहीं पढ़ते CBSE में। लेकिन ये बहुत टफ टाइप का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो अभी समझ लेते हैं। देखो, जब भी दो पॉइंट्स आपस में कोलिनियर होते हैं, तो याद कर लो कि उनके स्लोप आपस में इक्वल होते हैं। अब बात आएगी स्लोप क्या है, क्योंकि हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं अभी, क्योंकि तुम लोगों को भी स्लोप के बारे में भी शायद कुछ को पता होगा, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता होगा। बस स्लोप क्या है उस पर फोकस मत करो, बस याद रखो कि जब भी कोई कोलिनियर की बात करेगा, तो आपको कैसे याद रखना है ये समझ लो। जैसे हम लोग सेक्शन फॉर्मूले में x1 x2 y1 y2 लेते थे, सेम यहाँ पे मेंशन कर लो क्या, कि ये x1 y1 हो गया, और ये x2 y2 हो गया। सिमिलरली इसके लिए हम बात करेंगे, ये हमारा x1 y1 हो गया। जब हम AB की बात करेंगे, देखो तो इस तरीके से हम समझना बात क्या हो रहा है। तो फॉर AB, जब आप दो पॉइंट्स की बात करें, यानी कि आप AB सेगमेंट की बात कर रहे हैं, तो उस समय हमारा x2 ये है, y2 ये है, और x1 ये है, y1 है। तो जो फॉर्मूला है वो आ जाएगा हमारे पास, स्लोप को हम डिनोट करते हैं m से। फिलहाल हम स्लोप ही लिख रहे हैं, क्योंकि आपके यहाँ m हमारा रेशियो में भी दिखा होता है, m और m। तो फिलहाल ये स्लोप है। तो ये होता है y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। याद कर लो,
y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो सिंपली क्या आ जाएगा हमारे पास b माइनस जीरो डिवाइडेड बाई जीरो माइनस ए। तो इस तरीके से इसे हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, ये वाला हटा दो, ये जरूरत अब है नहीं यहाँ पे। हम इस तरीके से बड़ी आसानी से ए बी लाइन का स्लोप बता सकते हैं जो b अपॉन माइनस ए हो जाता है। क्लियर। अब यही प्रोसेस हम करेंगे फॉर बी सी, और यहाँ पे हमारा y2 x2 ये हो गया और ये x1 y1 हो गया। तो वापस से ये स्लोप कितना आ जाएगा हमारे पास, फिर वही कहानी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इस तरीके से ये हो जाएगा b माइनस वन अपॉन जीरो माइनस वन। तो फाइनली आया b माइनस वन अपॉन माइनस वन। अभी जैसा है वैसा एच डी लिख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, अब हमने यहाँ पे दोनों स्लोप निकाल दिए बड़ी आसानी से। अब हम लिखेंगे स्लोप ऑफ ए बी इक्वल होगा स्लोप ऑफ ए सी। क्यों? क्योंकि वो कोलिनियर है। जब भी दो लाइनें आपस में कोलिनियर होते हैं उनके स्लोप आपस में इक्वल होते हैं, ये बस याद रखो। तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। तो बी अपॉन माइनस ए इक्वल बी माइनस वन अपॉन माइनस वन है, सॉरी, क्रॉस मल्टीप्लाइड माइनस बी इक्वल टू माइनस ए बी प्लस ए। ये माइनस बी इधर लाते हैं, ए बी इधर आ जाता है, तो ए बी इधर पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस बी इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ए प्लस बी। और फाइनली हम ए बी को उधर जाके डिवाइड करा देंगे। क्यों? क्योंकि आंसर में हमें वन अपॉन बी चाहिए। तो वन यहाँ रह जाएगा और ये आ जाएगा ए प्लस बी अपॉन ए बी। सिंप्लीफाई करोगे तो बी अपॉन ए बी वन अपॉन बी और बी अपॉन सॉरी ए अपॉन ए बी वन अपॉन बी और बी अपॉन ए बी वन अपॉन ए। तो इस तरीके से वन इक्वल टू आया वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी, और आपका बड़ी आसानी से आंसर आ जाता है वन। तो ये हर कोलिनियर वाले कॉन्सेप्ट में आप ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, और लगाना यही है, क्योंकि मेथड मायने नहीं रखता, हमारा आंसर राइट होना जरूरी है, और इससे बहुत फास्ट आंसर मिलता है आपको। तो ये याद कर लो। स्लोप क्या है? ये y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। दोनों लाइनों के लिए निकाला, इक्वल किया, और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे। ओके, तरीके से आप देख रहे हो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हुआ है कि 3,2 एंड 4, k एंड 5,3 आर द कोलिनियर, तो फाइंड द k। अब यहाँ भी हम वही पिछला कॉन्सेप्ट, हम सीधे स्लोप निकालते हैं। देखो ए बी सी इस तरीके से मेंशन किया, तो फॉर ए बी तो हमारे आएगा y2 माइनस वाई वन, तो y2 माइनस वाई वन तो k माइनस टू डिवाइडेड बाई 4 - 3। तो इस तरीके से आ जाएगा ये k माइनस टू, क्योंकि ये तो वन हो गया। सिमिलरली फॉर बी सी, तो इस तरीके से हम लिख देंगे k माइनस थ्री डिवाइडेड बाई 4 - 5। फिर से याद कर लो, ये x1 y1, ये x2 y2, और इसको x1 y1 ही लेते हैं। तो इस तरीके से ये कितना आ जाएगा k-3 डिवाइडेड बाई -1। अब हम दोनों को बराबर कर देंगे, तो इस तरीके से हमारे पास आंसर आ जाएगा k-2 इक्वल टू k-3 अपॉन -1 उधर गया, तो -k+2 इक्वल टू k-3। ये k इधर ले जाओ और ये इधर लेके आ जाओ, तो ये इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2k, और ये इधर आके 5 हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास आंसर आएगा k इक्वल टू 5/2। ये आपको आंसर मिल गया। तो ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन को इससे फास्ट तरीके से आप नहीं कर सकते, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट आपको सबसे फास्ट आंसर देता है। तो मेन वही, स्लोप इक्वल करो, आपके आंसर मिल जाएंगे। स्लोप इक्वल क्यों होते हैं? क्योंकि कोलिनियर एक तरीके से पैरेलल ही होती है लाइंस, यही रीजन है इसके स्लोप आपस में इक्वल होते हैं। बहुत डिटेल में नहीं जा रहे, फिलहाल ये याद कर लो कि ये आपस में इक्वल होते हैं। ओके, तो ये हमेशा वैलिड है इस टाइप के कॉन्सेप्ट के लिए, और आप आसानी से अपना आंसर बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन से अब ये दूसरा क्वेश्चन देखो, इसमें भी एक शॉर्ट ट्रिक है एक्चुअली में और एक नॉर्मल तरीका है। तो पहले हम नॉर्मल तरीके से आपको समझाते हैं और फिर दिखाते हैं कि शॉर्ट ट्रिक से कितना फास्ट आंसर आता है। तो नॉर्मल क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि हमें बताना है कि ए और बी को मिलाने वाली लाइन को एक्स एक्सेस किस रेशियो में डिवाइड करता है। यानी कि अगर मैं रफली डायग्राम देखूं तो कुछ इस तरीके से होगा कि ए बी एक लाइन आएगी हमारे पास, ए एंड बी, और एक्स एक्सेस इसको मान लिया यहाँ पे कट कर रहा है सी पॉइंट पे। और जब भी कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है तो एक्स कॉमा जीरो होता है, उसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो रहता है, ये रहता है। और इसे हम हमेशा केस टू वन ले लेते हैं। तो जो पहले लिखा है वो पहले रखोगे, और जो बाद में लिखा है वो बाद में लिखोगे। अब हम यहाँ लगा देते हैं अपना सेक्शन फॉर्मूला, किसके रिस्पेक्ट में? वाई के रिस्पेक्ट में, क्योंकि वाई हमें गिवन है। तो वाई इक्वल टू होता है m1 y2
प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये हमारा m1 होता है, ये m2 होता है, ये x1y1 होता है और ये x2y2 होता है। वैल्यू पुट कर देते हैं और ये हमारा x कॉमा y रहता है। जब आपने यहाँ पे वैल्यू पुट की तो देखो कितना आएगा, 0 इक्वल आ जाएगा 6k, क्योंकि k इंटू 6 होगा, -3 क्योंकि 1 इंटू -3 हो गया, डिवाइडेड बाई k प्लस 1। तो ये तो उधर जाके 0 से मल्टीप्लाइड होकर 0 हो गया, तो 6k माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 6k इक्वल टू 3, तो k इक्वल टू 1/2। ये आपका रेशियो आ जाएगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा मेरा। ये प्रोसेस है पूरा, एक लेंदी प्रोसेस हो गया। अब देखो इसका शॉर्टकट क्या है। अगर आपका जो गिवन क्वेश्चन है उसमें बोला है कि एक्स एक्सिस डिवाइड करता है, तो आप क्या करो, डायरेक्टली वाई कोऑर्डिनेट हमारा आंसर हो जाएगा, उनका रेशियो निकाल दो और साइन अवॉइड करना है, यानी कि मॉड ऑफ y1 इज टू मॉड ऑफ y2, यही हमारा आंसर हो जाएगा जब हमारा एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा होगा उस लाइन को। तो इस तरीके से हो जाएगा मॉड ऑफ -3। मॉड क्यों? क्योंकि साइन मायने नहीं रखता है, यहाँ पे प्लस है तो भी पॉजिटिव रहेगा, प्लस है तो प्लस होता ही है, माइनस है तो भी प्लस हो जाएगा वो। तो इस तरीके आ जाएगा 3:6, सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा 1:2। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो ये याद रखो क्या, कि जब एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस आपका डिवाइड कर रहा होगा उन दोनों लाइन पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन को, तो हमारा आंसर आ जाएगा मॉड ऑफ एक्स y1 इज टू मॉड ऑफ y2। क्लियर? तो ये आपका आंसर है। ऑर्डर ये रखना है, x1 y1 x2 y2, मॉड ऑफ y1 इज टू मॉड ऑफ y2। ये सेम इसी ऑर्डर में, ये चेंज नहीं करना, पहले वाले को x1 y1, दूसरे वाले को x2 y2। तो बस इतने से ही आप अपना आंसर बता सकते हैं। तो इतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं, आपका यहाँ पे टाइम बचेगा और इस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर आएगा। क्लियर? इसीलिए मैंने पहले नॉर्मल तरीके से किया कि भाई आंसर में कंफ्यूजन ना हो, देख लो आप। तो कंफ्यूज होने की जरूरत, बिल्कुल ये वैलिड है और इससे आंसर आते हैं। पर बात वही है, सिर्फ इस टाइप वाले क्वेश्चन है जब एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करेगा, ये रैंडम नहीं काम करेगा। क्लियर? जब एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस कट करेगा, तो ये फोकस, ये पॉइंट्स हमें याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तरीके से हम, जैसे अभी हमने किया एक्स एक्सिस डिवाइड करता है, वैसे वाई एक्सिस। तो इसका डायरेक्टली आंसर क्या आ जाएगा, जब भी कोई लाइन वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा तो उसका आंसर होगा x1 मॉड ऑफ x1 इज टू मॉड ऑफ x2। तो आंसर हो जाएगा हमारा -1:5, तो फाइनली 1:5। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं, अगर कंफ्यूज हो तो देखो। ये हमारा ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये -1, -4 है और ये 5, -6 है। और जब भी कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे होता है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, ये कि 1, फिर वही कहानी। तो 0 = आएगा 5k-1 डिवाइडेड बाई k+1, k+1 0 से मल्टीप्लाइड होकर कैंसिल आउट, 5k-1 = 0, तो k = 1/5, यानी कि रेशियो 1:5 आ गया। तो ये हमारा शॉर्टकट है। तो जब एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट करेगा तो x1y1 x1/2, मैं क्या बोल रहा हूँ यार, x1:x2 और जब हमारा एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट करेगा तो y1:y2 हमारे आंसर्स हो जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से ये हमारे कुछ शॉर्टकट थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, जिससे हम बेसिस पे बहुत आसानी से और बहुत फास्ट तरीके से अपने आंसर्स बता सकते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब अब मैं फॉर्मूला नहीं लगाने वाला, हम डायरेक्टली अपना कॉन्सेप्ट जो हमने सीखा, अभी क्या सीखा, लाइन कहाँ कट कर रही है भाई, किस, फाइंड द रेशियो, क्या, एक्स एक्सिस डिवाइड करा, एक्स एक्सिस डिवाइड क्या है, इसका मतलब क्या, y1:y2, यानी कि कितना हो जाएगा, -3:7। तो आंसर हो जाएगा 3:7। तो ये ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया, कुछ और नहीं, सीधा आप आंसर पे टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ओके, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। ये क्वेश्चन है, बहुत आता है इस टाइप का क्वेश्चन कि 5 tan θ = 3, तो फाइंड ये जो भी लिखा हुआ है। अब देखो इसमें क्या होता है कि हमें पता है कि जो tan थीटा होता है, यहाँ से सबसे पहले tan थीटा की वैल्यू लेते हैं। तो tan थीटा आता है 3/5। तो अब tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, यानी कि tan थीटा एक्चुअल में sin और cos का रेशियो होता है। ठीक है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, हमें tan थीटा मिल गया। तो ये 3/5। अब नॉर्मली जब हम बचपन में देखते थे, कभी भी हमें रेशियो दिया था तो हम क्या लिखते थे, उसी को एक्स के टर्म या एक अननोन के साथ लिख लेते थे, यानी कि sin थीटा हो गया 3x और cos थीटा हो गया 5x, और डायरेक्टली हम अपने क्वेश्चन में वैल्यू पुट करेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। अब जब ये ऑब्जेक्टिव है तो तुम्हें 3x और 5x लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली मान लो ये बात। क्या डायरेक्टली मान लो कि sin थीटा = 3
एंड कॉस थीटा इक्वल टू 5। वैल्यू पुट करो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। पर सब्जेक्टिव में वैलिड नहीं है। ये सारी ट्रिक्स हम बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव अप्रोच पे, ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास आंसर 5 × 3 माइनस 3 × 5 डिवाइडेड बाई 4 × 3 प्लस 3 × 5। फाइनल आंसर आ जाएगा 15 - 15 डिवाइडेड बाई, अब नीचे कुछ भी हो जीरो ही आना है, ऊपर जीरो आ चुका है, फिर भी लिख लेते हैं 12 × 15, तो फाइनल आएगा 0/27, यानी कि जीरो आपका आंसर हो जाएगा। इससे शॉर्टकट नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन का। तो ये वैलिड कब है, अब ये भी सुनो, इसके ऊपर एक कंडीशन है, अगर यहाँ पे सिर्फ साइन और कॉस की टर्म है, अगर साथ में कोई कांस्टेंट और भी लिखा हुआ है, जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते थे, ऐसे लिखा होता तो 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा प्लस 2, तो ये वैलिड नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट तब नहीं लगेगा। अब ये कॉन्सेप्ट तभी लगने वाला है जब हमारे पास ओनली साइन और कॉस के टर्म है और एक्स्ट्रा कोई टर्म नहीं है, दो ही टर्म्स है, वो भी साइन और कॉस वाले। क्लियर हुई बात। तो ये कॉन्सेप्ट तभी लगना है, नहीं तो फिर आंसर नहीं आएगा। तो ये चीजें कुछ फाउंडेशन होती है हमेशा शॉर्ट ट्रिक में, तो हमें वो याद रखनी पड़ेगी कि ये तभी अप्लीकेबल है जब आपके पास सिर्फ और सिर्फ जिस तरीके का ये क्वेश्चन दिया है उसी टाइप का हो। और अगर नहीं है फिर तो एक बेसिक तरीका होता है जिससे हम करेंगे, फिर तो मजबूरी है कि हम क्या करते हैं, वही ट्रायंगल फॉर्म करेंगे और जिससे ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हम यहाँ से हाइपोटेनस फाइंड कर लेंगे और हाइपोटेनस निकाल के साइन अलग कॉस अलग और फिर वैल्यू पुट करेंगे, तो वो बहुत लेंदी प्रोसेस है। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर हो गई बात। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ सॉरी ये तो सेम क्वेश्चन आ गया। अब ये यहाँ पे लिखा है क्या कि इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3 देन द टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, ये हमें फाइंड करना है। अब देखो एक ट्रिक बता देता हूँ तुम लोगों को, क्या कि कहीं भी अगर टेन थीटा प्लस कॉट थीटा है ना, एक्चुअल में जानते हो ये कितना होता है, ये होता है 1/sin थीटा कॉस थीटा। याद कर लो, बहुत अच्छा है यार, बहुत टाइम बचेगा तुम्हारा अगर ये तुम याद कर पाओ। बस ये याद करने का बड़ा, सॉल्व करना भी बहुत टफ नहीं है। ये होता है साइन अपॉन कॉस और ये होता है कॉस अपॉन साइन। फिर जब डिनोमिनेटर इक्वेट करते हो ना, तो न्यूमिनेटर पे साइन स्क्वायर पर कॉस स्क्वायर रहता है और डिनोमिनेटर में यही रहता है साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो जाता है, तो हमें ये फाइनली आंसर मिल जाता है। अब देखो ये मिल गया। अब जो गिवन है उस पर फोकस कर लेते हैं। गिवन क्या था, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 3 √3, होल स्क्वायर कर दो। इस टाइप क्वेश्चन में और कोई तरीका है भी नहीं, होल स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलने वाला है, इधर मिल जाएगा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 हो गया, 1 प्लस 2ab, तो 2 sin थीटा कॉस थीटा इक्वल आएगा 3, और ये जो 1 था उसे राइट में लेके माइनस कर दो, तो इस तरीके आ जाएगा 2 sin थीटा कॉस थीटा इक्वल 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो फाइनली हमारे पास क्या बचा, साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1। तो इस तरीके से 1 तो आंसर इज 1। क्लियर बात। ऑप्शन डी दिख नहीं रहा लेकिन आंसर 1 हो गया हमारा। तो ये सिंपल सी बात है, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी थी, वहां जाके पुट कर देनी थी। अब वो इस तरीके से बना रही, क्योंकि ये 3 - 2 2 ही हो रहा है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये वैल्यू बना रही है, तो आंसर इज 1। तो ये ट्रिक याद कर लो, कुछ चीजें हैं जो हमें याद रखनी पड़ती है ऑब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन पास करना, और वैसे हम बड़ी आसानी से इसे सॉल्व भी कर सकते हैं 1 मिनट देके। क्लियर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे हमें गिवन है कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू पी। तो एक चीज और यहाँ पे भी एक चीज याद रखनी, क्या कि कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू पी है, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू पी का रेशियोफल यानी कि 1/p होगा। तो ये कहेगा क्यों, यार ये प्रूव है ऑब्वियसली, वो बताना भी बहुत ज्यादा टफ नहीं है। अगर मैं पहले वाले इक्वेशन में ऊपर नीचे कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ, तो न्यूमिनेटर पे 1 बचता है और फिर वो नीचे हमारा यही बचेगा कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा, तो रेशियोफल करोगे तो 1/p आ जाता है। फिलहाल ये याद कर लो। सेम चीज यही सिचुएशन हमारे साथ सेक और टेन में भी रहता है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल, अगर कोई भी नंबर ले लेते हैं, पी तो वहाँ लिया है तो मैं ए ले लेता हूँ, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा हमारे पास 1/a वाला था। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें पहले से पता होनी चाहिए। अब देखो, जैसे ही हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, 2 sec थीटा इक्वल टू पी प्लस 1/p। फिर यहाँ पे हम डिनोमिनेटर इक्वेट कर लेंगे, तो ये इस तरीके से आ जाएगा 2 cos sec थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 1/p, और 2 को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो cos sec थीटा इक्वल टू आ गया हमारे पास पी स्क्वायर प्लस 1/p
2p। क्लियर? ये आ गया। अब हमारे दिमाग में कि ट्रायंगल, अब देखो इसमें बेस्ट तरीका वही है कि हम ना फटाक से ट्रायंगल फॉर्म कर दो। तो ये आ गया 2p, ये आ गया p² + 1, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अब तुम्हें ये याद कर लो, क्योंकि ये सॉल्व करने में बैठोगे तो बहुत टाइम लगेगा। याद कर लो 2p, p² + 1 एंड p² - 1, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं। पाइथागोरस ट्रिपलेट जनरल फॉर्म है, ये शायद तुमने 8th में पढ़ा भी था। दिखाता हूँ कैसे था उसमें। उसमें कुछ इस तरीके से लिखा था, m² - 1 2m एंड m² + 1, ये हमेशा पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। देखना बुक जाके मिल जाएगा तुम्हें, जब स्क्वायर स्क्वायर रूट वाले टॉपिक में जाते हैं तो वहां पे ये चीज लिखी है। तो ये चीज है, तो 2p, p² + 1 एंड p² - 1, ये ट्रिपलेट आते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट जनरल फॉर्म में। तो अब यहाँ पे ये देखो क्या लिखा है, तो यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है हमारा, कॉस। तो आंसर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। यानी कि कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, p² - 1 अपॉन p²+1। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ये। अब कोई भी पूछता हम सब फाइंड कर सकते थे। तो इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट है। तो बेसिक क्या था कि हमें ये कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। क्लियर? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से हमारा ये आज का लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, चलिए देख लेते हैं ये भी। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, इफ b cos थीटा इक्वल टू a, तो देन cos थीटा प्लस cot थीटा। अब देखो जब भी ये नॉर्मल क्वेश्चन है अपना फर्स्ट एक्सरसाइज जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें क्या लिखा है, cos थीटा इक्वल टू a अपॉन b। पर पता नहीं बच्चे इसमें क्यों डाउट होते हैं, जब भी वेरिएबल आता है बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अभी नंबर देता तो बहुत आसान था, तो वेरिएबल भी बिल्कुल नंबर जैसे ही समझ लो। तो कुछ भी नया नहीं, क्या रेशियो दिया है तो हम क्या करेंगे, हमारा एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। सबसे पहले ये राइट एंगल ट्रायंगल आ गया। अब हमें पता है कि cos अपॉन बी, मतलब ये सॉरी, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हाइपोटेनस माइनस बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर हो गया। ये आ गया। अब क्या चाहिए, जो भी चाहिए देख लेते हैं। कॉसेक चाहिए था, तो कॉसेक क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन सॉरी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये आ गया। सेम टू सेम ये क्या हो जाता है, ये भी हमारा हो जाता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या कर रहा हूँ मैं, हाँ। तो इस तरीके से आया b + a अपॉन √(b²-a²). अब आपको सर ऑप्शन तो मैच ही नहीं कर रहा, तो ऑप्शन इसलिए मैच नहीं कर रहा, यहाँ पे देखिए ध्यान से। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a + b a-b। और ये जो आ रहा है ना ऊपर, ये एक्चुअल में लिखा हुआ √ab a + b का होल स्क्वायर। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, √p + a इंटू √b - a। देखो ये एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, √b + a अपॉन b - a। तो ऑप्शन बी आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से ये कुछ शॉर्ट ट्रिक्स थे जिससे आप बड़ी आसानी से अपने क्वेश्चंस कर पाएंगे और शायद आपको बोर्ड के पेपर में हेल्प मिलेगी। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट सभी को। अच्छे से पेपर करना और कॉन्फिडेंट होकर करना। कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिंदास जाओ, जितना रिलैक्स होगे उतना अच्छा पेपर होगा। चले फिर आज का लेक्चर मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। बाय बाय, टेक केयर।